चलिए अच्छा है। खैर इस बीच एक बार फिर से देखते हैं मार्केट को। 14 पॉइंट ऊपर निफ्टी है। एनटीपीसी पर गौरांग क्या व्यू है आपका? पावर पे स्पेस की इतनी बात हो रही थी, एनटीपीसी कैसा लगता है आपको गौरांग? एक लंबे समय से हमारी कवरेज है और ये भी हकीकत है मीर के 130, 140, 45 के बीच में काफ़ी लंबे समय तक ये जूझता रहा, घुटता रहा और लोगों के निवेश को सताता रहा, काफ़ी उत्साहित किया लोगों को। लेकिन अब जो परिवर्तन सरकार ने किया ऊर्जा उत्पादन में, और अभी माननीय पीयूष गोयल जी जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे कि हर गांव हर घर में बिजली पहुंचाने की बात कर रहे हैं, जिस तरीके की एनटीपीसी की विस्तार योजना है, मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी पावर जनरेटिंग कंपनी उभर करके आने में इसको समय नहीं लगेगा। इसके साथ साथ ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी हुई कंपनी टाटा पावर, जो कि डिफेंस में भी थोड़ा बहुत कारोबार आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उस पर भी हमारी पॉजिटिव कवरेज। और ख़ास महत्वपूर्ण बात यह होगी मीर कि जब आप ऊर्जा उत्पादन करते हैं तो उसको उपभोक्ताओं तक लेके जाने के लिए ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, और उस सेक्टर में हमारी कवरेज पावर ग्रिड और आरईसी पर है। ठीक है, खैर आरईसी आज भी चल रहा है, करीब 2% ऊपर है। और इस बीच एनटीपीसी के साथ एक इंटरेस्टिंग खबर ये भी है कि ये अब सीमेंट भी बनाएगी, ऐसा कंपनी ने अनाउंस किया था 2 दिन पहले। अब सीमेंट कैसे बनाएगी, इसके प्लांट कैसे लगेंगे, ये भी थोड़ी और डिटेल आ जाएगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ सीमेंट के तौर पर भी देखने को मिल सकती है। एडीएजी के शेयर्स में आपको ठीक क्या लग रहा है आशीष? क्योंकि आज रिलायंस इंडस्ट्रीज चला है, रिलायंस कैपिटल इंफ्रा और साथ ही रिलायंस डिफेंस, ये कुछ एक ऐसे सेगमेंट है, इनमें आपकी कुछ राय है, ये चलेंगे क्या? ठीक है, जो सबसे प्रॉमिसिंग स्टॉक है इनके ग्रुप में एडीएजी में, वो मुझे लगता है रिलायंस कैपिटल। और अगेन उसका रैशनल ये है कि दोबारा से एनबीएफसी जो स्टॉक्स हैं उनमें सभी में मोमेंटम शुरू हो गया है। और मेरा मानना है जो डिमोनेटाइजेशन रिलेटेड जो नेगेटिविटी थी वो अब ख़त्म हो गई है एनबीएफसी सेक्टर से। तो रिलायंस कैपिटल एक काफ़ी प्रॉमिसिंग कैंडिडेट है। आगे जाके रिलायंस होम फाइनेंस की लिस्टिंग भी प्लान्ड है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक बिल्कुल यहाँ से 10 से 15% अपसाइड के लिए तैयार है और अभी भी बाय किया जा सकता है। बिल्कुल। चलिए कुछ और स्टॉक्स को देखते हैं जहाँ पर इंटरेस्टिंग मूव है। राजेश एक्सपोर्ट्स, एक तो ये 4% है। जस्ट डायल करीब 3% ऊपर इस समय है। अपोलो हॉस्पिटल्स, अदानी पावर और आरईसी, इन दोनों पर अच्छा मूव है। ब्रिजेश, जस्ट डायल और आरईसी के आपको चार्ट्स कैसे लग रहे हैं? देखिए, जस्ट डायल की अगर हम बात करते हैं, जिस हिसाब से मूवमेंट पकड़ा हुआ है, वन वे रैली देखने को मिली है फ्रॉम द लेवल ऑफ 400। आई थिंक अभी भी इसमें अपस्विंग बाकी है। नीचे की अगर मैं बात करता हूँ तो डीपर सपोर्ट्स कम अराउंड समवेयर अराउंड 500 और माइल्ड सपोर्ट्स कम अराउंड समवेयर अराउंड 508, 5010। सो अगर एग्रेसिव ट्रेडिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 510 का स्टॉप लॉस लेके आप बाई कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 535 फॉर अ शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम। वहाँ पर एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, और अगर एक बार 535 के ऊपर अगर बंद होता है देन द नेक्स्ट लेवल टू वॉच वुड बी 560। ठीक है, ये इस पे उपेंद्र आपकी रिकमेंडेशन क्या है? टीसीएस और इन्फोसिस पे। आज इन्फोसिस वापस 1000 के भी नीचे आ गया। बस इसमें था कि आईपीओ इसमें बायबैक आएगा, अभी आया नहीं है, लेकिन 1000 के नीचे आ गया। टीसीएस 2500 छोड़ के अब करीब 2400 के लेवल पे है। ये भी शायद तोड़ ही देगा जाते आते, अगर ऐसा ही चलता रहा तो। आपकी रिकमेंडेशन क्या है इस पे? देखिए, दोनों कंपनी आप देखेंगे तो वर्ल्ड क्लास कंपनियां हैं, उनकी चैलेंजेस भी है, स्पेशली यूएस में जो हो रहा है उसके चैलेंजेस है। लेकिन आप एक ओवरऑल देखेंगे तो उनको H1B वीज़ाज भी कम हो जाएंगे, तो दे विल स्टार्ट रिक्रूटिंग पीपल फ्रॉम यूएस। इसमें एक ही नुकसान है कंपनियों का कि उनको ज़्यादा सैलरी पेमेंट करनी पड़ेगी उधर लोकल रिक्रूटमेंट के लिए। सो अब लेकिन जो इम्पैक्ट होगा वो बाकी कंपनियों के ऊपर भी होगा, अमेरिकन कंपनियों के ऊपर, क्योंकि लोग कहाँ से लाएंगे? वो दे हैव टू रिक्रूट फ्रॉम द लोकल मार्केट्स, और जो एग्जिस्टिंग जो काम करने वाले हैं उनमें से वो लोग ले सकते हैं प्रैक्टिकली। सो कंसिडरिंग दिस, आई थिंक इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म डेफिनेटली थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इतना मुझे लगता नहीं है। द ओनली थिंग इज़ दैट दिस कंपनीज विल हैव टू लुक एट न्यूअर मॉडल्स। फॉर एग्जांपल ऑफशोर मॉडल करने के लिए दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आई मीन आप एक्सपोर्ट लोग नहीं कर सकते तो आप
प्रोजेक्ट बाहर से कर सकते हैं, इंडिया से कर सकते हैं, यूरोप से कर सकते हैं, वैरायटी ऑफ प्लेसेस आर देयर फॉर दिस कंपनीज। सो मेरे ख्याल से कंपनीज लाइक इन्फोसिस एंड TCS जब भी करेक्शन होगा, डीप करेक्शन, दैट विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू दोज कंपनीज इंस्टेड ऑफ कि आप सोचें कि बहुत उनका खराब प्रदर्शन होगा ओवर द पीरियड। मेरे ख्याल से दिस विल बी ग्रेट कंपनीज इन द टाइम टू कम ऑल्सो। सो TCS डेफिनेटली, इन्फोसिस ऑफ कोर्स उनके बाकी भी चैलेंजेस हैं, वंस दिस थिंग सेटल्स डाउन दैट विल बी क्लैरिटी पॉइंट और वो तभी आप ले सकते हो। बिल्कुल। इस बीच एक बार आइडिया को देखते हैं। अभी अभी सोर्सेज के हवाले से ये खबर आई है कि एक बार विलय अगर फॉर्मली कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो मर्ज्ड एंटिटी होगी आइडिया और वोडाफोन की, उसमें हिस्सा बेचा जा सकता है। 5 से लेकर 20% तक का हिस्सा इस कंबाइंड एंटिटी का बेचा जा सकता है। लेकिन ये सोर्स बेस्ड खबर है और आइडिया फ़िलहाल करीब 2-2.5 रुपये का मूव इस समय देते हुए, इस ट्रिगर के आधार पर आशीष, ये जो विलय का ट्रिगर है उसके आधार पर आप आइडिया पर अब कोई बेट लेना चाहेंगे क्या? देखिए, उस ट्रिगर के चलते हुए ऑलरेडी स्टॉक में करीब 30 रुपये का इजाफा ऑलरेडी आ चुका है। बट अभी भी कोई बहुत मीनिंगफुल प्रॉफिट टेकिंग इस स्टॉक में अभी तक कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो ट्रेडर्स हैं वो इस विलय का इंतज़ार कर रहे हैं और इस पोजीशंस बना रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी ये स्टॉक 100 के नीचे जाएगा। और अब चूंकि ओवरऑल टेलीकॉम सेक्टर की थोड़ी री रेटिंग हो रही है तो इसका भी फ़ायदा आइडिया को मिलेगा। तो जिनके पास में ये पोजीशन होल्ड है उन्हें होल्ड करने की सलाह है, और जिनको नई पोजीशन बनानी है उनके लिए मेरा मानना है 105 का लेवल ठीक रहेगा। ठीक है, डेरिवेटिव एक्सपायरी अब सामने खड़ी है, कल सीरीज एक्सपायर हो जाएगी फरवरी की, और इससे पहले अभी तक का रोल ओवर करीब 50% का निफ्टी पर है। बैंक निफ्टी पर भी करीब 45% के रोल ओवर के साथ डाटा आगे बढ़ रहा है, और ये उम्मीद है कि 60% के एवरेज रोल ओवर को तो टच कर ही लेगा। ये आपके सामने निफ्टी का रोल ओवर करीब अब 50% के आसपास आ ही चुका है। आज जो शेयर चल रहे हैं उसमें आप देखेंगे एशियन पेंट और बर्जर दोनों के अंदर एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। आपके रिकमेंडेशन क्या ब्रजेश, एशियन पेंट ज़्यादा स्ट्रक्चरली ठीक लग रहा है या फिर बर्जर? देखिए, अभी आप बात करते हैं उससे पहले मैं बर्जर पेंट के चार्ट को ही देखा था। डेली चार्ट में एक हायर लो फॉर्मेशन हुआ है, लगभग 230 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। 226 जो है वो उसका एक सिंपल 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज है। मेरा मानना यही है कि उसी का स्टॉप लॉस लेके एक बार बाइंग कर सकते हैं फॉर द लेवल ऑफ 240-242। एनी क्लोजिंग अबव 242 फॉर शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम 1 से 2 महीने के लिहाज से स्टॉक में पोटेंशियल है 275-280 तक जाने की। तो अगर BTST बतौर भी करना है तो 226 का स्टॉप लॉस लेके एक बार बाइंग कर सकते हैं फॉर द लेवल ऑफ 240-242। बिल्कुल। चलिए, इस पर नज़र रख सकते हैं। इस बीच एक बार फॉरेन क्यूज़ भी देख लेते हैं और टर्नओवर भी देख लेते हैं। टर्नओवर अच्छा खासा देखने को मिला है, एंड उसमें ऑब्वियसली आज रिलायंस का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है भी, जिस तरह की वॉल्यूम्स जनरेट हुई हैं एटलीस्ट वैल्यू वाइज अगर आप देखें। लेकिन यूरोपियन मार्केट्स में ठीक है रुझान। आप देखिए कैक 4900 के ऊपर है, जर्मन इंडेक्स, लंदन का इंडेक्स, ये सारे हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। तो संकेत ठीक है यहाँ से। US फ्यूचर्स को आप देखिए, यहाँ पर भी एटलीस्ट हरा निशान तो देखने को मिल रहा है। लेकिन अब गौरांग, स्पेशली जो नियर टर्म ट्रेडर हैं उनके लिए अब एक अगला बड़ा ट्रिगर जो कि ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, वो है अगले इलेक्शन के नतीजे। अब इसमें 2 चीज़ हो सकती है कि एक तो आप थोड़े अगर नर्वस हैं एज ए ट्रेडर तो आपको डर लगेगा इन लेवल्स के आसपास, क्योंकि मार्केट हाई के काफ़ी नज़दीक है, एंड यू नेवर नो रिजल्ट्स मार्केट ने जिस तरह के फैक्टर इन किए हैं। क्लियरली दे हैव नॉट फैक्टर्ड अ लैंडस्लाइड विक्ट्री फॉर BJP, लेकिन उससे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग आ गए नंबर्स जो कि फैक्टर्ड इन है, तो फिर देयर इज़ अ स्कोप ऑफ करेक्शन और अ डिसअपॉइंटमेंट। अब क्या ये स्ट्रेटेजी हो सकती है कि चलिए जैसे आज का एग्जांपल लेते हैं रिलायंस का, तो ये इतने साल से सोया हुआ था, इतना लंबा कंसोलिडेशन हुआ है, इसकी स्टोरी इंटैक्ट है, अब आप इसे लॉन्ग करें या पकड़ के रखें, और दूसरी तरफ मार्केट में थोड़ा आप रिस्क ऑफ अप्रोच अपनाएं? वेल, रिस्क ऑफ अप्रोच तो डेफिनेटली मैं राय दूंगा। और जैसे जैसे पहले हफ्ते मार्च के तारीख के हिसाब से अगर आप मुझे पूछे तो मैं ये मानता हूँ कि 4 या 5 तारीख तक आपको कैश कंपोनेंट आपका बढ़ाना चाहिए, जो भी आपका निवेश छोटी मध्यम अवधि का है, और मुनाफे में उसमें मुनाफा बांधना चाहिए। मैं इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ क्योंकि 8 तारीख से मेरे ख्याल से एग्ज़िट पोल के नतीजे आना शुरू हो जाएंगे, और मेरे अगर
इफ़ आई एम राइट करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, शनिवार को मेरे ख्याल से नतीजे आएंगे जी। और रिएक्शन उसका आपको 11 मार्च को देखने मिलेगा, जो कि सोमवार है। अब अगर परिस्थिति में बदलाव हुआ और जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें निराशा हाथ लगी, तो शायद साफ जाहिर है कि बाज़ार में आपको एक छोटी मध्यम अवधि के लिए करेक्शन आता हुआ दिखेगा। कितना करेक्शन आएगा वो मेरे लिए अभी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि वो पूरी तरह का निर्भर करेगा कि किस तरीके के आंकड़े आते हैं। और मैं ये भी मानता हूँ कि उस समय एक बहुत बड़ा मौका होगा फिर से लंबी अवधि के नज़रिए से लोगों को निवेश करने के लिए, अगर वो मौका चूक गए हैं। ये मैं उस परिस्थिति में बोल रहा हूँ कि जहाँ पर उम्मीद है कि बीजेपी खास करके यूपी के राज्यों को लेकर के और बाकी अन्य जो 4 राज्य है वहाँ पर निर्णायक तरीके से कुछ आगे बढ़ने वाले आंकड़े लेकर के आए। अगर बीजेपी के फेवर में जाता है स्टेट इलेक्शन और यूपी खास करके जो आंकड़े की उम्मीद है वो आंकड़े लेकर के आते हैं, तो मेरे ख्याल से 9,300 के तो क्या 9,500 भी मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं होगा। क्या 9,000 भी मुश्किल नहीं हो सकता? इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अब हो सकता है ये रिजल्ट ना भी आए और अगर रिलायंस चलता रह गया और आपको ओपनिंग फिर से ठीक मिल गई तो कल ओपनिंग टिक ही 9,000 का ना हो जाए, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट ही होगा कि बाजार वेट भी नहीं करेगा, वो वैसे करना भी नहीं चाहता। लेकिन समय हो गया अब फाइनल बेट का। चलिए रजत बताइए। जी बिल्कुल, सूर्य रोशनी ये शेयर होगा जो फाइनल बेट के तौर पे दिया जा रहा है, क्योंकि 3 ट्रेडिंग सेशन से आप एक्टिविटी देखिए, निचले स्तर से पुल बैक है और डिलीवरी वॉल्यूम्स 50% के पार पहुंचे, तो कहीं ना कहीं डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिल रही है। वॉल्यूम आज 2 हफ्ते के एवरेज से ऊपर निकले हैं और इंपॉर्टेंट ये है कि इंपॉर्टेंट एवरेज 100 दिनों की एक्सपोनेंशियल एवरेज इसके ऊपर आके कामकाज करना शुरू कर दिया, तो एक मोमेंटम कैंडिडेट है, यहाँ से मोमेंटम और गैदर करेगा ये पर्टिकुलर स्टॉक, इसको अपने रडार पर रखें। ये भी बता दूं कि अंडर वैल्यूड प्ले है, क्योंकि अगर आप FY16 की आय देखें तो 3,048 करोड़ के आसपास थी और मौजूदा मार्केट कैप जो है वो 845 से 848 करोड़ के आसपास का है, तो कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूड प्ले है और इस सेक्टर पे वैसी सरकार का फोकस काफी स्ट्रांग है। सूर्य रोशनी एक अट्रैक्टिव प्ले, 202 के टारगेट के लिए प्ले करें, 190 का एक स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर स्टॉक पे आपको लगाना है। चलिए अच्छी बात है, 202 के टारगेट के लिए इस पर आप नज़र रख सकते हैं। हालांकि 2.25% ऊपर सूर्य रोशनी इस समय ट्रेड करते हुए। शुक्रिया रजत। तो ये है फाइनल बेट, इस पर आप नज़र रख सकते हैं। और इस समय इंट्राडे हाई पर ये ट्रेड कर रहा है। बाजार भी बंद होने वाला है, करीब 15-20 मिनट का समय बाकी है। लेकिन डिम्पी, ये जो आपने बात की वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी कि कल क्या पता 9,000 के लिए वेट नहीं करे मार्केट। अभी देखिए थोड़ा फिलहाल तो लग रहा है कि थोड़ा गैप है। आपका ओपनिंग अपनी डाटा जब पढ़े ना तो उसी से मैं आइडिया ले रहा था कि अगर यूरोपियन मार्केट आप ठीक बता रहे हैं 0.25% का और आपको कोई भी नेगेटिव खबर नहीं आती है, तो ये बहुत इजीली हो भी सकता है कि कल आपको 9,000 मिल जाए और रिलायंस अगर नहीं टूटे और IT थोड़ा सा भी सपोर्ट कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है आपको 9,000 का लेवल मिल जाए। तो तैयारी करके रखिएगा 9,000। बिल्कुल कर रहे हैं सर। इतिहास यही कहता है कि जब तैयारी होती है तब होता नहीं है एक्चुअली 9,000 लेकिन तो हमको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करके तो बिल्कुल रखनी चाहिए। अब ये आशीष, एक बार TCS की बात करते हैं और इन्फोसिस, हालांकि बात हुई इस पर, उपेंद्र ने भी अपनी राय दी भी, लेकिन जो बायबैक का ट्रिगर है, हमने ये हमने 1 आध महीने पहले भी अब ये फ्लैग ऑफ किया था कि अब ये बायबैक का वक्त आने वाला है। फिर आज हमने देखा ये HCL में भी हुआ, तो अब इस ट्रिगर को कैसे देख रहे हैं आप? बिकॉज TCS का भी हमने कल कैलकुलेशन करके देखा, एक्सेप्टेंस रेशियो के लिहाज से तो कोई खास फायदा तो है नहीं, एटलीस्ट रिटेल इन्वेस्टर को। कितने ऐसे रिटेल इन्वेस्टर होंगे भी जो वाकई 100 शेयर्स लेकर बैठे होंगे TCS जैसे? नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। मैं कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 4,75,000 करोड़ मार्केट कैप कंपनी है और जो आप कैश यूज़ कर रहे हो वो 16-17 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास ही है, तो कोई बहुत बेनिफिट होगा इस बायबैक से ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है। बट क्योंकि एक स्टॉक में थोड़ा सा ट्रिगर आ जाता है बायबैक की न्यूज़ के बाद में, वो आया और अब वो फिजल आउट भी हो रहा है। क्योंकि अभी यदि फंडामेंटल्स पर नज़र डालें तो कोई बहुत फंडामेंटल सडनली इम्प्रूव नहीं हुए हैं और जो H1B रिलेटेड, वीसा रिलेटेड इश्यूज़ है वो अभी भी इन सारी कंपनीज़ को तंग करते रहेंगे अगले 1 साल और कम से कम। तो मुझे लगता है इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में कोई बहुत लॉन्ग टर्म नज़रिया नहीं रखना चाहिए। जिन्होंने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज़ किया है तो एक स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करते रहे। यहाँ पे कोई बड़ी तेज़ी होगी ऐसा मेरा कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। मुझे लगता है कि जब जब मौका आएगा इन स्टॉक्स में सेलिंग ज़्यादा आएगी।